Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है कि हमारे स्टूडेंट में पैशन होना चाहिए था वो टॉप करता, ऐसा क्यों होता है कि हमारे स्टूडेंट में फेयर पाया जाता है और जिस दिमाग में फेयर आ जाता है वो पैशन को मार देता है और जिस दिमाग में पैशन आ जाता है तब वो बच्चा टॉप कर जाता है। तो आज हम इस हवाले से आपको बताएंगे हम किस तरह से अपनी आने वाली नस्लों को पैशनेट कर सकते हैं, उनके अंदर जुनून पैदा कर सकते हैं सक्सेस का और आगे निकलने का, और वो कौन से तरीके हैं कि जिसकी वजह से हमारे आने वाली नस्लों में खौफ मुसल्लत हो रहा है एजुकेशन के नाम पे और वो खौफ की वजह से वो सक्सेस की तरफ नहीं जाते और वो नाकाम हो जाते हैं। एक बात तो आप लोग हमेशा याद रखें कि दुनिया का जो सबसे आसान काम है वो मैं समझता हूँ एजुकेशन हासिल करना है। अब एजुकेशन हासिल करना सबसे आसान काम क्यों है कि वो आप लोग बैठ के चल के सफ़र करके गाड़ी में, रेलगाड़ी में, बस में, रज़ाई में, कंबल में, बेड में, आप ये एजुकेशन बुक्स रीडिंग वाला जो काम है वो आप हर जगह पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप उस हर जगह पे कर सकें। मसलन अगर एक औरत ने घर में झाड़ू भी देनी है तो उसको उठ के जाना पड़ेगा बाहर। अगर एक औरत ने घर की सब्जी भी पकानी है तो उसे किचन में जाना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से अगर एक मर्द ने एक मिसाल के तौर पे घर कोई और काम चलाना है, कोई कारोबार से मुताल्लिक़ है कुछ भी, तो उसको उठ के जाना पड़ेगा। तो सबसे आसान काम जो हर जगह पे हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है, बड़ा इजी माहौल में हो सकता है, जो चल के और बैठ के हो सकता है, जो सफ़र में और बेड के पे हो सकता है, जो कंबल और रज़ाई तक के अंदर बैठ के हो सकता है, तो सबसे आसान तरीन काम एजुकेशन है। वो सबसे आसान तरीन काम स्टडी है। वो सबसे आसान तरीन काम बुक्स रीडिंग है। जब सबसे आसान तरीन काम ये है किताबें पढ़ना, स्टडी करना, तो फिर हमारा स्टूडेंट क्यों इसको मुश्किल समझ लेता है, क्यों इसको हाउ समझ लेता है, क्यों नाकाम हो जाता है। दुनिया के सारे फील्डों के अंदर कामयाब हो जाता है लेकिन इस लेवल पे, इस जगह पे आके क्यों नाकाम रहता है। हालांकि तो सबसे आसान काम है जो हर जगह पे हो सकता था। एक ऐसा काम जो हर जगह पे हो सकता है वो तो आसान काम हुआ, और एक ऐसा काम जो हर जगह पर नहीं हो सकता हो, जब आपको उसके लिए जाना पड़ेगा तो वो तो मुश्किल काम है। इसके बावजूद आपको एजुकेशन मुश्किल क्यों लगती है। तो आज हम इस हवाले से आपसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक तो याद रखें कि ये जो खौफ है ना, ये बच्चे के दिमाग में मुसल्लत है। ये जो एग्ज़ाम फोबिया है ना, इन हमारे जनरेशन के दिमाग में मुसल्लत है। हमारी फ़ीमेल को मैथ मुश्किल लगती है, हालांकि सबसे आसान है मैथ, और अगर सबसे आसान नहीं है तो फिर हमारी फ़ीमेल जिन्होंने PhD किया उन्होंने कैसे कर लिया मैथ में। हमारे मेल्स को इंग्लिश मुश्किल लगती है। BA के अंदर अक्सर लोग इंग्लिश के अंदर फ़ेल हो जाते हैं, 3 दफ़ा देते हैं, फ़ेल हो जाते हैं, फिर अपनी तालीम को छोड़ देते हैं, 3 साल भी ज़िंदगी के ज़ाया कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या वो मेल नहीं है जिन्होंने PhD इंग्लिश किया होगा, तो फिर हमें मुश्किल क्यों लगती है। ऐसे क्या चीज़ है जो हमारा इसके ऊपर मुश्किल होने के लिए फोकस कराती है। वो चीज़ है हमारी सोच, कि हम उस काम को करने से पहले ही हाउ समझ लेते हैं, बोझ समझ लेते हैं। इम्तिहान आता नहीं है उससे पहले अपने दिमाग के ऊपर एक मुसल्लत कर लेते हैं खौफ। हम एक आम क्लास का टेस्ट भी देना पड़ता है, उससे भी खौफ आता है, हम उससे भी भागते हैं। और फिर वो भागने का नतीजा ये निकलता है कि अक्सर लोग पेपरों के दिनों में या तो बीमार हो जाते हैं, या पेपर देने को दिल नहीं करता, या पढ़ नहीं पाते, या एग्ज़ाम फोबिया की वजह से इम्तिहान तक ही नहीं पहुंच पाते, या इम्तिहानी सेंटर के अंदर बैठ के उन्हें पैनिक अटैक होते हैं, वो एंजाइटी में चले जाते हैं। कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं।
एक सबसे आसान काम था, हमने उसको सबसे मुश्किल समझा, इसलिए मुश्किल लगा, इसलिए फेयर आया, इसलिए हमारा पैशन ख़त्म हुआ, इसलिए हम तबाही की तरफ गए और इसलिए हमें सक्सेस से हटाया गया, हम सक्सेस से हटे। अब मुझे ये बताएं, अगर ओवरऑल अगर आप एक सिस्टम की बात कर लें एजुकेशन के हवाले से, तो वो क्रिएटिव एजुकेशन दी जाती है। और हम अपने बच्चे को क्या कराते हैं, जब 3 साल का बच्चा 5 किलो का बस्ता उठा के घर से स्कूल तक जाता है, तो उस वक्त पे पता नहीं कितने आंसू उसके आंखों से निकलते हैं, रोना पीटना डालता है। और फिर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, क्या माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मैंने तो अपने बच्चे को बस पढ़ाना ही पढ़ाना, चाहिए कुछ भी, वो ज़बरदस्ती स्कूल में करा के आते हैं। फिर जब अपने बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में दाखिला करा के आते हैं और बच्चे नहीं जाना चाह रहा होता, और बच्चे जब आधे घंटे रो लिया है तो उसके रोने के बाद जब बच्चा घर से निकला रोता हुआ निकला, जब बच्चे स्कूल के अंदर तक पहुँचे रोता हुआ स्कूल तक पहुँचा, जब बच्चे स्कूल के अंदर गया फिर भी बड़ी मुश्किल से उसको ज़बरदस्ती अंदर की तरफ धकेल दिया कि भाई तू जा, बस कुछ भी करे। एक मिसाल है जिसको हम कह रहे होते शुरू करने, बस हम तो अपने बच्चे को आदी बना रहे होते, आज तक सारे आदी होते, भाई ये हम आदी नहीं बना रहे, ये हम उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को मार रहे हैं। ये हम कैसे उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को मार रहे हैं कि वो बच्चा जो इतनी देर रो चुका, जब वो बच्चा स्कूल के अंदर कदम रखता है तो उसकी जो तवज्जो होती है वो पीछे घर की तरफ होती है, क्योंकि वो आना नहीं चाह रहा था, उसे हमने ज़बरदस्ती भेजा है। हमारा शौक़ उसको ले तो आया है, लेकिन हमारा शौक़ वहाँ पे कायम नहीं है, बल्कि वो उस बच्चे की तवज्जो अभी भी पीछे की तरफ है, अभी भागने की तरफ है। फिर जब उस्ताद आके उसको कुछ, अव्वल में तो हमारे मुल्क में क्रिएटिव थिंकिंग बेस्ड एजुकेशन दी ही नहीं जाती, प्रैक्टिकली सिखाया ही नहीं जाता। बच्चे को ए फॉर एप्पल तो बताया जाता है, बच्चे को सेब ला के नहीं दिखाया जाता, उसकी क्वालिटी नहीं बताई जाती, भाई ये राउंड शेप का होता है, ये रेड कलर का होता है, उसकी क्वालिटी नहीं बताई जाती। अव्वल में तो पहले ही इतने मसाइल हैं, ऊपर से ज़बरदस्ती उस बच्चे को छोड़ दिया। फिर जब वो रट्टा रटाया सिस्टम वो हमने अपने बच्चे को दे दिया और बच्चा पहले ही भागना चाह रहा है कि घर उसको याद आ रहा है, क्योंकि वो रोता हुआ तो स्कूल के अंदर पहुंचा है, तो फिर बच्चे के दिमाग के अंदर पिछली स्टोरी, तवज्जो उधर है, घर है बच्चे के दिमाग में। बच्चा भी रास्ते के अंदर मेंटली तौर पे स्कूल में नहीं है। जब मेंटली तौर पे स्कूल में नहीं है तो बच्चे में क्या आएगा, फेयर, खौफ, क्यों, क्या, कैसे हुआ। वो जब बच्चा सारे स्कूल टाइम अपना दिमाग के अंदर ये बातें सोचेगा, रोना पीटना, वापस जाना, तो बच्चे में कहाँ से पैशन आएगा। और जब बच्चे में पैशन नहीं आएगा, फेयर आएगा, तो फिर बच्चा सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा, बच्चा नाकामी की तरफ जाएगा। हमने अपने बच्चे को क्रिएटिव थिंकर बनाना है, हमने अपने बच्चे को थ्योरी रिजेक्टर बनाना है। हमारा स्टूडेंट अगर टॉप भी कर जाए, उसे यही नहीं पता होता कि किसी थ्योरी की क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उससे यही नहीं पता होता कि उस थ्योरी को रिजेक्ट कैसे करना है, उसे यही नहीं पता होता कि मैंने अपना वर्क कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। नंबर कितने होंगे, 90%, 95%, क्रिटिकल थिंकर 0, आता जाता कुछ नहीं। मसलन एक दिन मैं 2-3 स्टूडेंट से पूछ बैठा, किसी अच्छे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चियों से, 4th क्लास की स्टूडेंट थी, उसमें हीट और लाइट के चैप्टर थे, मैंने हीट और लाइट का पूछा, बच्चों ने सारा सुना दिया मुझे। सुनाने के बाद मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, बच्चों ने कहा नहीं पता। अब मुझे ये बताएं, वही हीट, वही लाइट, वही चीज़ें FSC लेवल पे आ जाते हैं, वही चीज़ें मौजूद हैं साइंस के अंदर, हीट लाइट और बाकी चीज़ें, वहाँ पे आके बच्चे नंबर लेते हैं 1100, पूछ जाते हैं क्या है, नहीं पता। 8 साल पहले भी नहीं पता, 8 साल बाद भी नहीं पता, और फिर कहते हैं जी हमारा बच्चा टॉपर है। कहाँ से टॉपर है, उसको सवाल का सेंस ही क्लियर नहीं है, उसको सवाल के सेंस, उसको सवाल का पता ही नहीं है, भाई मुझसे पूछा क्या गया। उसने तो सिर्फ जवाब को याद किया, जवाब को याद करने के बाद उससे सवाल एकदम से आया, एक तोते की तरह जबान चलानी शुरू कर दी, पूरा सवाल 100% ठीक सुनाया, इसमें कोई शक नहीं, ठीक सुनाया, लेकिन सेंस क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है क्या बताया, पता ही नहीं है कि मैंने उसका मतलब किया है, सवाल का ही नहीं पता। हमारे स्टूडेंट्स तो अक्सर इसलिए भी नाकाम होते हैं कि जवाब को याद करते रहते हैं, रट्टा लगा, सवाल को तो याद करते ही नहीं है, सवाल को तो समझते ही नहीं है। फिर होता क्या है, सवाल कोई और होता है, उसके नीचे जवाब कोई और लिखाते हैं। तो फिर हमारा स्टूडेंट क्रिएटिव थिंकर कहाँ से बनेगा।
अव्वल में तो ये जो तालीमी निज़ाम है वो तालीमी निज़ाम ही बोगस है, वो तालीमी निज़ाम ही फेक है। मैं तालीमी निज़ाम को ही नहीं मानता कि जिसके अंदर हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती प्रेशराइज एजुकेशन दे के उन्हें रट्टा लगवा के पूरी किताब याद कराते हैं। मैं इस तालीम को तालीम ही नहीं मानता। तालीम इल्म का नाम है, इल्म सीखने का नाम है, इल्म समझने का नाम है, इल्म दिमाग के अंदर स्टोर करके मुंह से फ़िक्रात अदा करने का नाम नहीं है। हमारा स्टूडेंट मुंह से सारे फ़िक्रात अदा कर देगा, ना उसको समझा इल्म क्या है, ना सीख पाया, ना समझ पाया। लेकिन अगर हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, क्रिएटिव थिंकर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। लेकिन कौन, कैसे, किसका कसूर है, क्यों नहीं बने हमारे स्टूडेंट, किसका रोल था, किसकी गलती थी, किसने इसको रट्टे सिस्टम पे लगा दिया, किसने तबाही के किनारे पहुंचा दिया? सबसे पहली गलती तो हमारी असम्बलियों में बैठने वाले मेंबरान की है कि जिन्होंने उस तालीमी निज़ाम को मुतारिफ़ ही नहीं कराया सही लेवल पे। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चे के लिए टास्क होने चाहिए, बच्चा खुद परफॉर्म करे। बच्चे को हम क्यों देते हैं पक्की पकाई सारी की सारी? क्यों पूरी की पूरी किताब उठा के उसके सामने रख देते हैं? वो बच्चा जब पक्की पकाई खाएगा उसको कभी भी नहीं पकाना आएगा। और भाई उसके बच्चे के सामने क्रिएटिव थिंकर बनाने के लिए उसके सामने काम रखे जाते हैं, टास्क। वो बच्चा खुद से परफॉर्म करे ना, जैसे भी करते हैं उसका माइंड एक्सप्लोर होगा, पॉलिश होगा। हम तो किताब उस्ताद आते हैं, उस्ताद भी बेचारा मजबूर है, गवर्नमेंट भी ऐसी, बस मैं क्या कहूँ कि जिसको इतना शऊर नहीं है कि उस्ताद हमारे मुल्क और कौम के मामार हैं। सारों की तनख्वाहें आप आधी कर दे, मैं समझता हूँ उस्ताद की तनख्वाह अगर आपने डबल कर दी तो आपका मुल्क और कौम तरक्की करेगा। और अगर उस्ताद को अगर आपने इस इज़्ज़त का ख्याल ना रखा तो फिर आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुआशरे में उस्ताद की कदर ही कहाँ है? हमारे मुआशरे में आप एक ऐसे थर्ड क्लास अपने ना फारिग तरीन डिपार्टमेंट को उठा के लोगों की तनख्वाहें पूछते हैं, लाख लाख रुपए होती हैं। एक उस्ताद की तनख्वाह के जब पूछते हैं तो हद है भाई 30,000 35,000, वो भी बड़ी मुश्किल, वो भी अब जाके हुई हैं और आज के महंगाई के दौर के अंदर। और फिर हम इससे तवक्को रख रहे होते हैं, मुल्क कौम के मामार हैं, उस्ताद के सामने बड़े बदतमीज़ होकर पूछ रहे होते हैं। ये नहीं जानते भाई उस्ताद से क्या अदब से ही इस मुल्क कौम की तरक्की है। आप बड़े ममालिक में जाएं, उस्ताद को सिग्नल तोड़ने का इख्तियार है, जो जजों को भी नहीं मिलता इतने आसानी से वो सिग्नल तोड़ के आगे जा सकते हैं। और हमारे मुआशरे के अंदर जाएँ, उस्ताद को हवालात के अंदर भी ले आए तो लोगों को परवाह ही नहीं होती, ना उस डिपार्टमेंट्स को परवाह होती है। तो कब सुधरेगा ये कौम? कब मुल्क कौम में सुधरेगा? किसकी गलती है? सबसे पहली गलती तो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उस्ताद के मुराद का ख्याल ही नहीं रख पा रही। वो उसमें इतना समझ बूझ ही नहीं है कि अगर हमने उस्तादों की तनख्वाहें डबल की तो उससे क्या पैशन डेवलप होगा उस्तादों के अंदर। वो बच्चों को लिए ज़्यादा मेहनत खुद ही करेंगे। वो भाई मुझे अगर एक चीज़ का पैसा ज़्यादा मिलेगा तो मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, मैं मेहनत करूँगा। अगर एक जगह से मुझे पैसा कम मिलेगा तो मैं वहाँ पर क्यों मेहनत लगाऊंगा? जब मुझे पता होगा कि यार फलां हमारे मुल्क के अंदर जितना पैसा है एक जूते बनाने वाला मोची अपना कमा लेते हैं, उससे कम हमारे उस्ताद की तनख्वाह होती है, तो फिर ऐसे मुल्क कौम को जूते ही चाहिए। ये तालीम के काबिल ही नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर ये शऊर पैदा हो गया कि उस्ताद कौम के मामार हैं, हमने टीचर की तनख्वाहें डबल कर दी और उनके ऊपर SOP सेंड कर दिए, जी आपने क्रिएटिव थिंकिंग को फॉलो कराना, आपने एक्स्ट्रा टाइम देने हैं, इसलिए आपकी तनख्वाहें डबल की जा रही हैं। ऑटोमेटिकली पैशनेट हो जाएंगे, खुद ब खुद ही पैशन से पढ़ाएंगे, सारा निज़ाम ही ठीक हो जाएगा। लेकिन पहला कसूर तो मैं समझता हूँ इसके अंदर इंतज़ामिया का है, जिन्होंने उस्ताद के उन मुराद का ख्याल ही नहीं रखा कि जो सबसे पहला हक उस्ताद का होता है। हम पहला हक, सबसे पहला हक दे रहे होते हैं एक ऐसे महकमे को। एक मिसाल है कि जिसके अंदर से हमने कोई मुल्क के और कौम के मामार नहीं बनाने, बस उनके डर, उनके खौफ। हम प्रेशराइज महकमों को ज़्यादा पैसा दे देते हैं, जो प्रेशराइज महकमे जितने भी हैं वो। उस्ताद चूँकि प्रेशराइज महकमा नहीं है, इसके हकूक़ को मारा जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा कसूर है वो उन उस्ताद का भी है जो पढ़ा रहे हैं। उन उस्ताद किस तरह से, जब वो उस्ताद ही क्रिएटिव थिंकिंग नहीं सोचेंगे तो फिर कहाँ से क्रिएटिव थिंकिंग आएगी? अब वो क्यों सोचेंगे? क्योंकि उनको भी तो रटाया सिस्टम दिया गया। जब उनके बड़ों ने, उस्तादों ने अगली नस्लों को रटाया सिस्टम दिया तो वो उस्ताद बनने के बाद वो क्यों सोचेंगे क्रिएटिव थिंकिंग? इसलिए अब उनका कसूर भी है
कि जिन्होंने खुद रट्टे टाइप सिस्टम लिया अब वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर दूसरा कसूर माँ बाप का है कि माँ बाप ज़बरदस्ती एजुकेशन के लिए अंधे क्यों हो जाते हैं कि बस किसी भी तरह बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में धकेल दो, रोए पीटे कुछ भी करे। उन्हें क्यों नहीं इस चीज़ का शऊर और एहसास है कि सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है। सबसे बड़ी क्रिएटिव थिंकिंग माँ और बाप ने जन्म देनी है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा पॉलिश होता है वो माँ और बाप के दिए जाने वाले टाइम से पॉलिश होते हैं। फिर तीसरा कसूर उस बच्चे का है, और उस बच्चे का कसूर क्या है कि वो जब 14 साल तालीम हासिल करने के बाद उसको ये नहीं पता लगता कि मेरा विज़न क्या है, उसको ये नहीं पता लगता कि मेरा टारगेट सब्जेक्ट क्या है, उसको ये नहीं पता होता है कि मैंने मास्टर किस क्लास के अंदर करनी है। तो कुर्बान जाऊं कि जिसने 14 साल तालीम हासिल की और उसको ये भी ना पता हो कि मैंने आगे करना क्या, तो क्या करता रहे वो 14 साल अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये विज़न सेट होता है बचपन के अंदर, ये विज़न सेट होता है क्लास 2, 3 और 4 के अंदर। बच्चे ने क्या बनना है, बच्चे का ख्वाब बनते छोटी एज के अंदर। फिर जब बच्चे का ख्वाब छोटी एज में बनता है तो बच्चा उस ख्वाब को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, एनर्जी देता है, खून पसीने लगाता है, किताबें पढ़ता है, एजुकेशन की तरफ जाता है, स्टडी हासिल करता है, वो ज़्यादा टाइम लगा के उस ख्वाब को पूरा करता है। तो ये सिस्टम को बिगाड़ने के अंदर कोई एक रोल नहीं है, बल्कि ये चारों पिलर मिल के इसके ऊपर एक इमारत खड़ी है, और ये चारों पिलर मिल के ही इस इमारत को खोखला किया हुआ है। इसकी बुनियादें खोखली हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव थिंकर नहीं बना रहे, हम अपने स्टूडेंट्स को रट्टे रटाए तालीमी निज़ाम दे रहे हैं। फिर जो हमारी जो रिसर्चें हैं वो हमारी कट कॉपी पेस्ट है, हमने खुद काम नहीं करना। हम जिस तरह से आदी हो चुके हैं अय्याशी के अंदर, उसके अंदर हमें खुद काम करते हुए मुश्किल महसूस होती है। हम नहीं चाहते कि हम खुद कोई भी काम करें, हमारे सारे हम कुछ दूसरा करके दे दें, हम राज़ी हैं। हमारे इस आज के कल्चर में बामुश्किल 5 से 10% लोग अपनी रिसर्च खुद करते हैं, 90% लोग रिसर्च दूसरों से कराते हैं और फिर डिग्री ले लेते हैं। जिसे यही नहीं पता है कि रिसर्च क्या चीज़ है और उसने डिग्री ले ली, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो उस्ताद बन जाता तो क्या देगा अपनी आने वाली नस्ल को। उसको तो आती कोई चीज़ नहीं, उसने तो रिसर्च और थीसिस कराए किसी और से, एक मिसाल है। तो इसीलिए हर तरह से मसाइल। अब ये जो 4 पिलर हैं, अगर हम इसके नीचे बुनियादें तामीर कर दें तो हमारा तालीम बच्चा क्रिएटिव थिंकर बनेगा, और फिर हमारा स्टूडेंट्स दूसरों की थ्योरियों को, यूरोपियन लिटरेचर की थ्योरियों को क्रिटिसाइज करेगा और अपना वर्क देगा। जिस तरह से आज से पहले इब्ने सीना, इब्नुल हैशियम और पता नहीं कितने लोगों ने दिया है, न जाने कितने मुसलमान ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा काम किया है, जिनके मैं नाम भी जितने बताना चाहूँ, अल बैरूनी से लेके अल खारज़मी तक, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं। तो वही लोग, वो एनर्जी, वो क्रीम तो हमारे अंदर है, वो एनर्जी, वो क्रीम को पॉलिश नहीं किया जा रहा। और वो पॉलिश कैसे होगा जब ये चारों पिलर आपस में इकट्ठे मिलकर चेंज करने की कोशिश करेंगे। मसलन सबसे पहले इंतजामिया को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, मुल्क के लेवल के इंतजामिया को चाहिए कि वो उस्ताद की मुराद को पूरा करे, डबल करे, तनख्वाहें ज़्यादा करे, उनको हकूक़ दे, उनकी अहमियत को तस्लीम करे, उनको तस्लीम करे कि ये मुल्क कौम के मामार हैं, तस्लीम करें ये नई नस्लों को बनाएंगे, तस्लीम करें ये इनकलाब लाएंगे, तब ये मुमकिन होगा। फिर वो खुद ही मुराद देंगे। जब गवर्नमेंट ही तस्लीम नहीं करेगी तो फिर आगे हम क्या कर लेंगे। फिर दूसरा काम, उस्ताद को चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाए, ना कि अपनी तनख्वाह के लिए पढ़ाए। और अल्लाह की रज़ा के लिए ये है कि अपने टाइम के अंदर टोटल बच्चों को एजुकेशन की तरफ फोकस करें और उसमें पैशन और मोटिवेशन पैदा करें और उसके अंदर लगन पैदा करे, जुनून पैदा करे उसके अंदर कि बेटा बस स्टॉप ही करना है, आपने थ्योरियों को रिजेक्ट ही करना है, आपने क्रिएटिव थिंकर ही होना है। और फिर बच्चों से क्रिएटिव काम कराएं। क्रिएटिव काम उस्ताद करा सकते हैं। अगर बिलफर बच्चे उस्ताद के पास टाइम नहीं है क्रिएटिव काम कराने का, तो हफ्ते में 1 दिन रखा जा सकता है कि जिसके अंदर बच्चों को क्रिएटिव टास्क दें, कोई और ऐसा आर्ट वर्क दें, कोई भी इस तरह का अपना काम दें जिससे बच्चे के माइंड पॉलिश हो, इस तालीमी निज़ाम से निकल के दें, एक ओरिजिनल टास्क दें उसको, एक्सटर्नल वर्ल्ड के कुछ करके दिखाना उन्होंने। और फिर माँ बाप की तरफ आते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को टाइम दिए बगैर और होमवर्क कराए बगैर समझते हैं हमारा बच्चा टॉपर बन जाएगा। कैसे मुमकिन है? सबसे बड़ी दरसगाह तो माँ की गोद है।
आपको पता है कि अक्सर लोगों के सवाल होते हैं स्कूली तालीमी इदारे कौन से बेहतर हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट? तालीमी इदारे दोनों बेहतर हैं। तालीमी इदारों में वो तालीमी इदारा बेहतर है जहाँ पे उसके वालिदैन बच्चे के वालिदैन तवज्जो देते हैं। अब अगर बच्चे के वालिदैन तवज्जो देते हैं तो इसका मतलब वो तालीमी निज़ाम बेहतर है, और अगर बच्चे के वालिदैन तवज्जो नहीं देते तो स्कूल कोई भी हो इसका मतलब कुछ नहीं है। फिर चौथा पिलर वो बच्चा खुद है। उस बच्चे को चाहिए कि वो अपना विज़न सेट करे, अपना टारगेट सेट करे, अपनी फोकसिंग बनाए, फ्यूचर डिटर्मिनेशन बनाए, अपने आप को देखे कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, किस लेवल पे करना है, किस तरीके से करना है। जब इन सारी चीज़ों को मिला के वो चलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा क्रिएटिव थिंकर बनेगा, ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा मुल्क और कौम का सही मायने में मामार बनेगा, ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा पिछली थ्योरियों को रिजेक्ट करके अपनी थ्योरियों को देने वाला एक अच्छा एनालिस्ट बनेगा। हमारा स्टूडेंट्स मुल्क और कौम की खिदमत करेगा, हमारा स्टूडेंट्स इस दुनिया के कोने कोने के अंदर जाएगा, और फिर हम सही मायनों में तालीम की परख रखने वाले होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग क्या चीज़ है और हम उसको किस किस तरीके से बना सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी हद तक ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो चुकी होगी, सीख चुके होंगे। अपने बच्चों का ख्याल रखें, ये आपके बच्चे, हमारे बच्चे, ये मुल्क कौम के बच्चे समझें, और हर बच्चे से क्रिएटिव थिंकिंग काम कराएं ताकि मुल्क कौम की खिदमत में वो अपना हिस्सा सर अंजाम दे सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।